हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 15। इससे पहले इस कहानी के चौथा भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सबने अब तक पढ़ा था, मिष्टी प्रिंस को लेकर उसी प्ले स्कूल में जाती है जहां अतुल पहले से ही सामिया को छोड़ने गया था। मिष्टी जैसे ही प्ले स्कूल में पहुंची, उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगी। तभी प्रिंस ने कहा, मम्मा मम्मा, वो देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पर। तभी मिष्टी, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, अचानक से उस तरफ देखने लगती है। अब देखते हैं आगे। ये सुनते ही मिष्टी का दिल एकदम से धड़क उठा और वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में देखने लगी जहाँ इस वक्त प्रिंस देख रहा था। मिष्टी ने जैसे ही प्रिंस के डायरेक्शन में देखा तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने ना समझी में कहा प्रिंस से, कहाँ है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। तभी प्रिंस ने हड़बड़ी के साथ कहा, मम्मा वो अभी यहीं पर ही थी, शायद वो उस तरफ चली गई है। चलो हम भी उस तरफ चलते हैं जहाँ और भी सारे बच्चे गए हैं। ये कहकर वो तुरंत ही मिष्टी के हाथ को पकड़कर खींचते हुए उस तरफ लेकर जाने लगा। लेकिन तभी मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा प्रिंस, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड यहीं पर पढ़ाई करती है तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आपको उससे हर रोज़ कंपनी मिल जाएगी और आप उसके साथ हर रोज़ खेलेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड से मिल लूँगी। यह सुनकर प्रिंस ने तुरंत ही उदासी के साथ कहा, लेकिन मैं तो अभी उससे आपको मिलवाना चाह रहा था मम्मा। वो सच में यहीं पर ही थी, मगर पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मा वो आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। जैसे ही मेरे पास डैडी नहीं है, वैसे ही उसके पास मम्मा नहीं है, इसीलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जब उसने ये कहा तो मिष्टी को ना चाहते हुए भी अब फिर से बेचैनी होने लगी और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं प्रिंस? क्या वाकई में उसके पास उसकी मम्मा नहीं है? इसके जवाब में प्रिंस ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा, इसीलिए तो मैंने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, क्योंकि मैं और वो हम दोनों ही बिल्कुल सेम है। ये सुनकर मिष्टी ने खुद से कहा, एक माँ का ना होना एक बच्चे पर क्या असर होता है, इससे हम और माही से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। बचपन में ही हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। हमने किस तरह से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताई है वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। और अभी तो उस बच्ची की एज भी कितनी छोटी होगी, पता नहीं एक माँ के बगैर वो कैसे रह रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे उस बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये कहते हुए वो प्रिंस को देखकर बोली, प्रिंस बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड से ज़रूर मिलूँगी। जब मैं आपको वापस से लेने आऊँगी ना, तब आप मुझे उससे मिलवा देना, ओके। ये सुनते ही प्रिंस की आंखों में एक चमक आ गई और वो तुरंत ही खुशी के साथ उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, ओके मम्मा। जिसके बाद मिष्टी ने प्यार से प्रिंस के माथे पर एक छोटा सा किस किया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला कि अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। प्रिंस वहाँ से अंदर क्लास की तरफ बढ़ गया और फिर मिष्टी भी वापस से बेचैन हालत में वहाँ से जाने लगी, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ऐसी बेचैनी जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकती। यही सब सोचते हुए वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल ही रही थी कि तभी इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त माही मिस्टर संदीप के कैबिन में मौजूद थी। कशिश भी वहीं पर बैठी हुई थी। तभी माही ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, हमने फैसला कर लिया है। इसके जवाब में मिस्टर संदीप ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप सब जितनी जल्दी फैसला कर लेंगी उतना ही जल्दी प्रिंस का इलाज शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 दिन ही है। ये सुनकर माही ने तुरंत ही कहा, इसीलिए तो हमने फैसला ले लिया है और हमने यही फैसला लिया है कि हम प्रिंस के फादर को यहाँ पर लेकर आएंगे और उनके बोन मैरो से ही प्रिंस की हालत ठीक होगी। ये सुनकर कशिश के साथ ही डॉक्टर भी थोड़ा सा हैरान हो गए और फिर डॉक्टर ने हैरानी के साथ कहा, क्या वाकई आप ऐसा करने वाली हैं माही जी?
क्योंकि पिछले 6 महीने से हम इसके लिए ही आप सबको कन्विंस कर रहे हैं, पर आप दोनों बहनों ने इसमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था, किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और अब अचानक से आप ऐसा कह रही हैं। तभी इसके जवाब में माही ने भी कहा कि आई नो 6 महीने से आप हमें बहुत ही ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली हमने इसके बारे में फ़ैसला ले लिया है और हमें बस 1 हफ्ते का वक्त और चाहिए। इसके बाद हम प्रिंस का ऑपरेशन शुरू करवाएंगे। ये सुनकर मिस्टर संदीप ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब हमें प्रिंस के इलाज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जल्दी से बस उनके फादर को यहाँ ले आइए, क्योंकि उसके फादर उसके साथ रहेंगे। ये सारी बातें सुनकर माही ऊपरी तौर पर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मन ही मन बोली डॉक्टर से, ये तो मैंने कह दिया है आपसे कि 1 हफ्ते में प्रिंस के डैड यहाँ पर आएंगे, लेकिन कैसे? अभी तक तो उस अतुल अग्निहोत्री को पता भी नहीं है कि वो बाप बन चुका है, और तो और उसका एक बेटा भी है। पता नहीं मैं कैसे ये सब कुछ हैंडल करूँगी। और तो और अभी मैंने मिष्टी दी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जब उन्हें पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। यह सुनकर कुछ सोचते हुए माही अपनी जगह से उठते हुए बोली, शाम को मिष्टी दी प्रिंस को लेकर यहाँ पर चेकअप के लिए आएंगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। आप जो भी बात हो मुझे कॉल पर बता दीजिएगा। इसके जवाब में मिस्टर संदीप ने अपना सिर हिला दिया। कशिश के साथ माही बाहर की तरफ निकली। तभी कशिश ने माही को रोकते हुए कहा, मैम आर यू सीरियस? क्या वाकई में आप मिस्टर अतुल अग्निहोत्री को प्रिंस के बारे में बताएंगी? क्योंकि अभी तक आपने मुझे जितना भी उनके बारे में बताया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं। मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा डर है कि कहीं वो कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। अगर उन्हें पता चला उनका एक बेटा है तो कहीं वो प्रिंस को नुकसान ना पहुंचाएं, और तो और कहीं मिष्टी मैम को भी। लेकिन तभी माही ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम गलत कह रही हो कशिश। अतुल अग्निहोत्री कभी भी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर उसे नुकसान पहुँचाना होगा ही तो वो शायद मिष्टी दी को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि 5 साल पहले मिष्टी दी ने उसे धोखा दिया था, उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी वजह से ही वो उनसे नाराज़ है। ये सारी बातें सुनकर कोशिश ने डरते हुए कहा, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो नुकसान तो ज़रूर पहुंचाएगा ना। मुझे मिष्टी दी और प्रिंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। इसीलिए आपको जो भी करना है बस सोच समझ कर कीजिए। ये सुनकर माही भी अब सोच में पड़ गई और उसने कहा, मुझे खुद भी अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा दिल करता है कि मैं अभी जाकर अतुल अग्निहोत्री से उसके बच्चे का सारा सच बता दूं और उसे ये भी बता दूं कि वो इस वक्त बीमार है और उसे उसकी ज़रूरत है। तो फिर एक तरफ मेरा दिल कहता है कि अगर मैंने ये सब कुछ सच उसे बताया और फिर भी उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा उसने प्रिंस को ही अपनी कैद में ले लिया, तो तब हम क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे? मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। ये सुनकर कशिश भी अब कुछ सोचने लगी और तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो उसका मुंह बन गया और बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए अपने फ़ोन को पर्स में रखने लगी। तभी माही की नज़र उसके कॉल पर चली गई और उसने दूसरे ही पल गुस्से से कहा, क्या ये वही अयांश अग्निहोत्री है जो तुम्हें वापस से मिलने के लिए बुला रहा है? ये सुनकर कशिश ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिला दिया और जिसे देखते ही माही ने तुरंत ही गुस्से के साथ कहा कि अभी के अभी इसका कॉल पिक अप करो तुम। ये सुनकर कशिश ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे इसके कॉल को पिक नहीं करना है मैम, ये फालतू की बकवास करेगा और मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं अपना मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती। ऑलरेडी मैं प्रिंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तभी ये सुनकर माही आगे बढ़ी और उसने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसे गुस्से से कॉल को पिक करते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कब कशिश का पीछा छोड़ोगे? और अगर तुम इसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा इस चीज़ का। तभी उधर से अयांश ने जो माही की आवाज़ सुनी तो उसके भी भाव बदल गए और उसने भी थोड़ा सा गुस्से के साथ कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी के अभी कशिश को तुरंत फ़ोन दो। इसके जवाब में माही ने भी गुस्से के साथ कहा, नहीं
बिल्कुल भी नहीं। और वैसे मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कहाँ हो तुम? इस वक्त अयांश क्लब में प्राइवेट एरिया में सोफे पर ठीक मलंग के सामने बैठा हुआ था और मलंग जो वाइन पी रहा था, लेकिन उसकी निगाहें इस वक्त अयांश के कॉल पर ही टिकी हुई थी। उसके एक्सप्रेशंस डार्क थे। अयांश ने मलंग के डार्क एक्सप्रेशन को देखा और फिर उसने कुछ सोचकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। और तो और, तुम बस ब्लू क्लब में चली आओ, यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे। इसके जवाब में माही ने भी थोड़ा एटीट्यूड में आकर और गुस्से के साथ कहा, ज़रूर। इसी के साथ कॉल कट हुआ, लेकिन कॉल कट होते ही एक ग्लास टूटने की आवाज़ आई। अयांश के कान में गई तो अयांश एक पल के लिए हड़बड़ा गया और उसने सामने देखा तो मलंग के हाथ में मौजूद कांच का गिलास जो वाइन से भरा हुआ था वो टूटकर बिखर गया था। और ये देखकर उसने हंसते हुए कहा, ब्रो व्हाट हैपेंड? आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ ओके? मलंग ने बिना किसी भाव के कहा, क्या वो आ रही है? ये सुनकर उसके एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स यस, वो आ रही है। तभी मलंग ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और उसे देखकर उसने तुरंत ही अपना सिर सोफे से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इधर कुछ ही देर में ब्लू क्लब के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। माही बाहर निकली तो कशिश भी उसके पीछे पीछे डरते डरते बाहर निकलकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मैम रुक जाइए, अभी भी वक्त है। वो अयान अग्निहोत्री बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो ज़रूर हमसे बदतमीज़ी करेगा। और तो और, मुझे तो उसकी बदतमीज़ी की आदत हो गई है, लेकिन आपको उसकी बदतमीज़ियों की बिल्कुल भी आदत नहीं है। वो आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करने लगेगा जैसा कि वो मेरे साथ करता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात को मान लीजिए और अभी के अभी हम घर वापस चलते हैं। लेकिन माही ने गुस्से के साथ कहा, मैं आज उसकी इस बदतमीजियों का अंत करके ही रहूंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सह लिया है तुमने। अब मैं तुम्हें और कुछ भी सहने नहीं दूंगी, फिर वो चाहे मलंग अग्निहोत्री का भाई हो या अतुल अग्निहोत्री का। ये कहकर वो गुस्से के साथ क्लब के अंदर गई और वहीं कशिश भी डरते हुए उसके पीछे पीछे गई। जब माही प्राइवेट एरिया के डोर पर पहुंची तो उसने गुस्से से खुद से कहा, आज मैं इस आयांश अग्निहोत्री को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। लेकिन तभी कशिश फिर से माही के हाथ को पकड़कर बोलती है कि नहीं मैम, ये सही नहीं है, प्लीज़ एक बार और सोच लीजिए और मेरी बात मान लीजिए, यहाँ से चलिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अगर उस अयांश अग्निहोत्री ने इसके बारे में अपने भाइयों को बता दिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके जवाब में माही ने गुस्से से उससे कहा, अपने हाथ को छुड़ाते हुए, जस्ट शट आप, इतना मत डरो, तुम्हारे डर की वजह से ही आज वो तुम पर इतना ज़्यादा हावी हो रहा है। और अब चलो चुपचाप मेरे साथ। ये कहते हुए उसने धक्के मार कर डोर को ओपन किया। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर उस प्राइवेट एरिया में पहुंची तो सामने ही सोफे पर बैठे इंसान को देखकर उसके कदम अपनी जगह पे बिल्कुल थम गए और उसे समझ नहीं आया वो क्या रिएक्ट करे। जैसे ही माही ने सामने सोफे पर बैठे मलंग को देखा, उसके अपनी जगह ही पैर जम गए और वो शॉक्ड होकर मलंग को देखने लगी तो वहीं मलंग इस वक्त सोफे पर लीन होकर अपनी नशीली आंखों से उसे देख रहा था। उसके साइड में ही सोफे पर अयांश बैठा हुआ था और अयांश मलंग और माही को बस एक टक देखे जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था उन दोनों को देखकर। मलंग और माही दोनों ही बस एक दूसरे को ही घूरे जा रहे थे। दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा और फिर तभी अयांश की नज़र पीछे खड़ी कशिश पर गई। कशिश को देखते ही अयांश गुस्से से अपनी जगह से उठ गया और वो कशिश के पास जाकर जब माही और मलंग को इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए पाया तो उसके दिमाग में कुछ आया और उसने मन ही मन कहा, ये तो वही मलंग अग्निहोत्री है। इसका मतलब वही इंसान है जिन्होंने माही मैम के साथ 5 साल पहले वो सब कुछ किया था, जिसे माही मैम छोड़कर चली गई थी। कशिश ये सब सोच रही थी और बोल रही थी, ओ नो, ये सही नहीं हुआ है। अब पता नहीं मलंग अग्निहोत्री माही मैम के साथ क्या करेगा। मुझे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। वो अभी ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी अयांश उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला, फाइनली तुम आ ही गई हो। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे इंतज़ार कराने का अंजाम क्या होता है। कशिश ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और अभी वो रिएक्ट करती उससे पहले ही अयांश उसे खींचते हुए बाहर लेकर चला गया और कशिश उसे मना करती रह गई। इधर दूसरी तरफ वो सबकी आवाज़ से माही
अपने होश में वापस आई और वो तुरंत ही हड़बड़ी के साथ पीछे मुड़ी और वहाँ से जाने को हुई। लेकिन तभी इस वक्त मलंग ने जो अपनी सख्त आवाज़ में कहा, स्टॉप, उसके एक शब्द को सुनकर ही माही के कदम अपनी जगह रुक गए और वो अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस लेकर बोली, मलंग, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती, समझे। ये कहकर वो वापस से जाने को हुई। लेकिन तभी मलंग ने फिर से सख्त आवाज़ में कहा, आई सेड स्टॉप इट, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम आई तो यहाँ पर अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। ये सुनते ही माही की आंखें बड़ी हो गईं और दूसरे ही पल उसने गुस्से से मलंग की तरफ देखते हुए मुड़ी और बोली, डी यू रियली थिंक कि मैं तुम्हारी मर्जी से यहाँ से जाऊँगी? तभी मलंग जो अपनी जगह से थोड़ा गुस्से में उठ गया और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। मलंग को अपनी तरफ इस तरह से आता देख माही गुस्से के साथ मलंग से थोड़ा दूर होते हुए बोली, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो। तुम क्यों मुझे सुकून से ज़िंदगी नहीं जीने देते हो? मलंग ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसकी कलाई को सूंघते हुए बोला, पूरे 5 साल तक मैंने तुम्हें सुकून से जीने दिया है, अब क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें सुकून से जीने दूंगा? ये कहते हुए वो उसकी कलाई को सूंघने लगा और फिर मदहोशी के साथ बोला, आज भी वही खुशबू है तुम्हारे अंदर, मैं इसे पूरी तरह से महसूस करना चाहता हूँ। ये सुनते ही माही ने झटके के साथ अपना हाथ मलंग के हाथों से दूर किया और चिल्लाते हुए बोली, मलंग, होश में आओ, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, जस्ट स्टे अवे, दूर रहो मुझसे। तभी ये सुनकर मलंग ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ, तुम मुझे मारो तो सही। ये सुनकर माही ने छेड़ कर कहा, मलंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? इसके जवाब में मलंग ने कहा, तुम खुद मेरे सामने आ रही हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। ये सुनकर माही अब सोचने लगी। तभी उसे अचानक से याद आया कि वो वाकई खुद ही हर बार मलंग के सामने आ रही थी, क्योंकि मलंग उसके सामने कभी भी नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए माही ने तुरंत ही कहा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सुनकर मलंग उसके पास आया और उसके कान में अपनी गहरी आवाज़ में बोला, बेशक से तुम मेरे पास नहीं आओगी, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाएंगी कि तुम खुद मेरे सामने आने पर रोक नहीं पाओगी खुद को। मतलब, ये बात सुनते ही माही ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे खुद के सामने आने के लिए मजबूर कर रहे हो? पर मलंग मुस्कुराया और बोला, यू आर राइट, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा खुद के सामने आने पर, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि 5 साल पहले तुम खुद मुझे छोड़कर गई थी, तो अब तुम्हें खुद ही मेरे पास आना होगा। ये सुनकर माही ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ये, मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। मलंग ने उसे कमर से पकड़ा और उसके होंठों को ध्यान से देखकर बोला, 5 साल तक इन होंठों पर किसी दूसरे गैर मर्द का एहसास तो नहीं है ना? अचानक से मलंग की ये बात सुनकर माही को कुछ समझ में नहीं आया और उसने तुरंत ही मलंग को खुद से दूर करते हुए बोला, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना होगा, समझे। ये कहकर वो गेट की तरफ मुड़ी। लेकिन तभी मलंग ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। माही के मुंह से एक आह निकल गई और उसने गुस्से के साथ पीछे मुड़कर कहा, मलंग, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ मुझे। लेकिन मलंग उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, पहले साफ साफ मेरी बातों का जवाब दो, इन 5 सालों तक इन होठों के करीब कोई दूसरा इंसान तो नहीं आया है ना? ये सुनकर माही ने दांत पीस कर कहा, अगर आया भी होगा तो क्या कर लोगे तुम? ये सुनकर मलंग ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी कैद में करूँगा, और जिस किसी ने भी तुम्हारे होठों को टच भी किया होगा ना, तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। माही ने मलंग की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। लेकिन दूसरे ही पल उसने गुस्से के साथ कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मलंग, समझे, क्योंकि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी पर अब कोई भी हक नहीं है। इसके जवाब में मलंग ने अब थोड़ा सा सीरियस होकर कहा कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी से कभी हक ख़त्म ही नहीं हुआ है। क्या तुम भूल गई हो, मैंने खुद तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कहा था, मैंने खुद तुम्हें मौका दिया था, वरना तुम मलंग अग्निहोत्री की कैद से कभी भी नहीं जा पाती, कभी भी नहीं भाग पाती। मलंग की ये बात सुनकर अब माही चुप हो गई और उसके जहन में 5 साल पुरानी सारी बातें चलने लगी। वो सब कुछ सोचने लगी। सब कुछ सोचते हुए वो मलंग को ध्यान से देखने लगी। मलंग की आंखों में उसे अपने लिए अभी भी गुस्सा दिखाई दे रहा था।
उसके गुस्से को देखकर आखिर में माही ने कहा, क्या तुम इस तरह से इसीलिए बन गए हो मलंग, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? मलंग ने गुस्से के साथ उसके बाजुओं को पकड़कर कहा, हाँ हाँ, मैं इसीलिए ऐसा बन गया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि उतना शायद मैंने कभी किसी से नहीं किया होगा। लेकिन तुमने तुमने क्या किया मुझे? बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। उस धोखे की वजह से ही मैं पूरी तरह से पागल हो गया। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए और वो मलंग को देखकर बोली, जो मैंने तुम्हें धोखा दिया और धोखे की वजह से तुम इस तरह से बन गए, लेकिन मैंने उसके बाद तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। मैंने 1000 बार तुम्हारे आगे किड़किड़ाया था, मैंने तुमसे भीख तक मांगी थी, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया था? मुझे तुमने सिर्फ और सिर्फ कैद दिया था और टॉर्चर दिया था। फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया था तुमने मुझे। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा ना करते, लेकिन तुमने ऐसा सब कुछ किया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही तुम्हारा टॉर्चर सहती, तुम्हारे साथ रहती? इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि तुमने ना चाहते हुए भी मेरे प्यार को ना समझा और ना ही तुमने मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट किया। ये सुनकर मलंग ने गुस्से के साथ कहा, क्यों क्यों करूं मैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अपना छोड़ दिया था, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हें जहां, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बस उस बाप के लिए मुझे धोखा दे दिया जिसने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने बस उस बाप के लिए मुझे मार दिया जो खुद तुम्हारा कभी भी सगा नहीं हुआ। ये सारी बातें सुनकर माही फिर से चुप हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो उसका बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी मलंग ने वापस से कहा, पूरे 5 साल बाद तुम मेरे सामने आई हो और मेरे सामने आने पर भी तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती भी नहीं हो। तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हारा और मेरा कभी कोई रिश्ता ही नहीं था, कभी एक दूसरे से जान पहचान ही नहीं थी। तभी माही ने अब रोते हुए कहा, तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तुम्हारे सीने से लग जाऊं, तुम्हें देखती रह जाऊं, मैं तुम्हारी बाहों में आ जाऊं? क्या यही चाहते हो तुम? क्या तुम भूल गए हो 5 साल पहले हम किस कंडीशन में अलग हुए थे? मलंग ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम वापस आ सकती थी मेरे पास। तुम एक बार आकर मुझे अपने सीने से लगा सकती थी। तुम कहती हो कि तुम मुझसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी हो ना, तो जाहिर तौर पर तुम मुझसे मेच्योर भी होगी। आई नो मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ और मैं तुम्हारी तरह मेच्योर भी नहीं था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर चली गई और तो और 5 साल बाद सामने आई हो तो तुम मेरे होकर नहीं आई हो। ये सारी बातें सुनकर माही एक बार फिर से चुप हो गई। मलंग उससे जो कुछ भी कह रहा था उसके पास उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। वो बस कुछ भी कह पाती उससे पहले ही। तभी मलंग ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी आवाज़ में बोला, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि 5 सालों की एक भी रात ऐसी नहीं गई है जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से दूर हो गया, लेकिन तुम मुझसे दूर थी। लेकिन मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरे पास सामने आ गई हो, मेरे पास आ गई हो, और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें वापस से मेरी कैद में आना होगा। एक बार फिर से मलंग के मुंह से कैद शब्द सुनकर माही, जो अभी तक चुप थी, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, मलंग तुम फिर से मुझे कैद करना चाहते हो? मुझे लग रहा था कि शायद तुम अब बदल गए होगे। तुम अब मुझे वापस से एक्सेप्ट करोगे, ना कि कैद करोगे। ये सुनकर मलंग उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तो क्या करूं मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं? अगर करूं तो क्या तुम मेरे पास वापस आ जाओगी? मलंग के इस सवाल को सुनते ही माही एकदम से चुप हो गई और फिर मलंग ने वापस से कहा, बताओ बताओ, मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओगी? अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो अगर तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आती हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, कर लूँगा मैं तुम्हें एक्सेप्ट। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर अब कभी भी नहीं जाओगी। मलंग ने जब ये कहा तो अचानक से माही का दिल जोरों से धड़क उठा और उसे बेचैनी होने लगी। वो मलंग की आंखों में देखने लगी। आज उसे फिर से मलंग की आंखों में वही 5 साल पहले वाला प्यार जो था वही दिखाई दे रहा था, जो कहीं खो सा गया था। और ये सब कुछ देखकर अचानक से माही की आंखें नम हो गई, उसका दिल
नरम पड़ गया मलंग के लिए और उसने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मलंग, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तब मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी। आई प्रॉमिस। मलंग के एक्सप्रेशन दूसरे ही पल सख्त हो गए और वो अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, मुझे तुम्हारी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम खुद से मेरे पास आओगी तो ठीक है, और अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हें सिर्फ कैद करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही फिर से माही परेशान हो गई और परेशान होकर बोली, मलंग, स्टॉप इट। लेकिन तभी मलंग आगे बढ़ा और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। माही की आवाज़ उसके गले में ही रह गई और उसकी आंखें बस हैरानी के साथ फैल गईं। वो एकटक मलंग को देखने लगी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या रिएक्ट करे। जब मलंग उसे फोर्सफुली किस करने लगा और उसे किस करते वक्त माही कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। इधर दूसरी तरफ कॉरिडोर एरिया में इस वक्त कशिश गुस्से में अयांश को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अयांश उसके और भी ज़्यादा पास आ रहा था। तभी कशिश ने थोड़ा चिढ़कर कहा, अयांश प्लीज़ स्टॉप इट। अब अगर तुम मेरे पास आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसके जवाब में अयांश ने गुस्से के साथ उसकी कलाई को पकड़ लिया और बोला, क्यों, क्या करोगी तुम अगर मैं तुम्हारे पास आया तो? क्या तुम उस माही का सहारा लोगी मुझे हराने में? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो माही मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? ये सुनते ही कशिश ने गुस्से के साथ कहा, वो एक स्ट्रांग वुमेन है और वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जो दोनों भाई हैं उनका भी बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। तभी ये सुनकर आयांश उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी को देखकर कशिश ने थोड़ा गुस्से के साथ अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया और आयांश ने हंसते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम पागल हो गई हो, एकदम पागल। मेरा ना तो वो माही ठाकुर कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही कोई और, क्योंकि मैंने तुम्हें पाने के बारे में अब सोच लिया है और मैं अब तुम्हें पाकर ही रहूँगा। तुम अयांश अग्निहोत्री की बनकर ही रहोगी। ये कहते हुए वो उसे लेकर होटल के प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा। तो वहीं जैसे ही कशिश ने देखा वो घबरा गई और उसने तुरंत ही आसपास देखते हुए कहा, यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं किस से हेल्प मांगूँ? कौन मेरी हेल्प करेगा? मुझे माही मैम के पास जाना होगा, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस इंसान से अपना पीछा छुड़ाना होगा। ये कहते हुए वो फिर से आसपास देखते हुए बोली, यहाँ पर तो कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं किससे हेल्प मांगूँ? ये पागल इंसान तो मुझे अपने साथ कमरे में लेकर जा रहा है। न जाने ये मेरे साथ क्या करेगा और कहीं उसने मेरे साथ वो सब कुछ फिर से तो नहीं किया। मैं क्या करूँगी? शायद मैंने माही मैम को भी यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो मलंग अग्निहोत्री पता नहीं माही मैम के साथ क्या कर रहा होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे उनके पास जाना होगा, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूं? किससे ऐसे पीछा छुड़वाऊं इस इंसान से? ये कहते हुए वो फिर से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अभी भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना उसे कुछ समझ में आ रहा था। और फिर अयांश उसे उस वक्त वहीं पर लेकर उस कमरे में आ गया और उसने बेड पर उसे पटक दिया। बेड पर आते ही कशिश घबराते हुए बोली, अयांश मेरे पास मत आना, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना बंद करो। आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया है, अब तुम क्यों मेरे पीछे कर पड़े हो, ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? तभी अयांश गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम्हारी तरफ से ख़त्म हुआ है, मेरी तरफ से नहीं। अभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। ये तो ख़त्म होगा जब जब मैं पूरी तरह से तुम्हें पालूंगा। ये सुनते ही कशिश की आंखें बड़ी हो गईं और अयांश उसकी तरफ झुका और उसके होंठों को चूमने लगा। कशिश ने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और वो गुस्से से बोली, मेरी नफरत भी नहीं मिलेगी तुम्हें ज़बरदस्ती से। अयांश थोड़ा सा टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी नफरत भी मंजूर है मुझे। इसी के साथ उसने फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसे किस करने लगा। किस करने के बाद ही कशिश ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसके साथ ऐसा होता था, जिस वजह से उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो सब कुछ उसी तरह से अयांश को हर वक्त बर्दाश्त करती रहती थी। अयांश ने उसे पूरी तरह से बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते ही उसके पूरे बदन को और कमर पर किस करने लगा और ज़बरदस्ती उसके साथ प्यार करने लगा, जिससे कशिश की आहें निकलने लगी और पूरे कमरे में कशिश की आवाज़ें गूंज रही थी। कशिश को इतना दर्द हो रहा था कि वो बयां भी नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी अयांश ज़बरदस्ती उसे प्यार किए जा रहा था। कभी उसके गाल पे बाइट करता तो कभी उसके सीने पर। अब कशिश इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी।
तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आपको लगता है कि माही मलंग की ज़िंदगी में वापस आएगी, या फिर वो सिर्फ प्रिंस को बचाने के लिए मलंग के साथ एक खेल खेल रही है? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कहानी के लास्ट पार्ट में। मगर उससे पहले कहानी में कौन सा मोमेंट आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।